हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिज़िक्स का चैप्टर 1 क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें कि हमने लास्ट क्लास में कॉलम्स लॉ पढ़ा था। अब हम उसके आगे पढ़ेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और उसके फर्दर आगे टॉपिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। लास्ट क्लास में हमने कॉलम्स लॉ पढ़ा था, अब इसको वेक्टर फॉर्म में देखेंगे हम कि वेक्टर फॉर्म में ये क्या चीज़ है। वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं है। आपने लास्ट क्लास में जो ये फॉर्मूलाज पढ़े थे, F21 निकाला था हमने और F12 निकाला था। ये हमने F21 निकाला था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R² और R12 था यहाँ पर, और F12 जो हमने निकाला था वो उसका रिवर्स था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। ये हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था। अब ये जो हमारी फॉर्म आई है Q1 Q2 अपॉन में R², इसको हमने लिख दिया है R2 माइनस R1 अपॉन में R2 माइनस R1 की होल क्यूब। ये कैसे आया? ये हमारा आया है पोजीशन वेक्टर, जो कि आपने लास्ट 11th में पढ़ा था। पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालते थे? अगर हमारा R12 होता था तो उसको क्या लिखते थे हम? R2 माइनस R1। तो वही चीज़ है यहाँ पे, R12 है तो इसको लिख दिया हमने R2 माइनस R1, और नीचे आ गया आपका R2 माइनस R1 की होल क्यूब। मैथ्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा था 11th क्लास में, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर हम कैसे निकालते थे? वो वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, निकालते थे तो होल स्क्वायर हो जाता था। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए यहाँ पे R2 माइनस R1 अपॉन में R2 माइनस R1 की होल क्यूब आ गया यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से F12 आ गया Q1 Q2 अपॉन में 4πε R1 माइनस R2 अपॉन में R1 माइनस R2 की होल क्यूब। तो द फोर्स ड्यू टू 2 point charges are parallel to the line joining point charges. Such forces are called central forces and electrostatic forces are कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। कंजर्वेटिव फोर्सेस उसको कहते हैं जो फोर्सेस हमारे कंजर्व रहते हैं, ठीक है, जो कि ना तो क्रिएट होते ना डिस्ट्रॉय होते। जैसे कि अगर एक चार्ज पे फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली उसी चार्ज से दूसरे वाले चार्ज के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या कहता है हमारा, कि अगर एक चार्ज है उसके और उसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उस एक चार्ज पे बाकी सब चार्जेस की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या कहलाता है? आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट the net electric force experienced by a given charge particle q naught due to a system of charge particle is equal to the vector sum of the forces experienced on it ड्यू टू ऑल द अदर चार्ज पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे देखिए, इस डेरिवेशन में या इस फिगर में आपको बीच में ये Q0 चार्ज दिखाई दे रहा है। ये Q0 चार्ज है और यहाँ पर ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है। तो इस चार्ज के ऊपर बाकी सब चार्जेस की वजह से जो टोटल फोर्स लग रहा है उसको हम क्या करेंगे? सम करेंगे। F0 यानी कि Q0 चार्ज के ऊपर जो फोर्स है F0 वो किसके इक्वल होगा? F01 यानी कि Q1 चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा प्लस Q2 चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा प्लस Q3 चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा प्लस, सबको ऐड करते जाएंगे तो हम ये हो जाएगा F0 और टोटल फोर्स हो गया हमारा। डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/4πε0, सब में से कॉमन आ गया Q1 Q0 और ये आ गया R01 अपॉन R01 की होल क्यूब। जो पीछे हमने मॉडिफाइड फॉर्मूला पढ़ा है वेक्टर फॉर्म वाला, उस सबको हमने यहाँ पे ऐड अप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है,
ये आपका डायग्राम है। ये जो आपको R1, R2, R3, Rn आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब पोजीशन वेक्टर्स हैं जो कि हमने 11th क्लास में इजीली पढ़ी थी। ठीक है, पोजीशन वेक्टर बेसिकली होता क्या है? पोजीशन वेक्टर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन होती है कॉरस्पॉन्डिंग टू या विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, कि ओरिजिन की रिस्पेक्ट में उस पॉइंट की क्या पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका यही f0 जो है वो हो गया हमारा q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम समीशन की फॉर्म में लिखें तो समीशन i1 to n क्यू आई अपॉन में r0i की क्यूब और r0i, वही पीछे वाला फॉर्मूला है, सिर्फ इसको समीशन की फॉर्म में लिख दिया है। और जो नेट फोर्स हो जाएगा, इसको हमने r0i को देखिए क्या लिख दिया हमने, r0 माइनस ri की होल क्यूब, इस वेक्टर फॉर्म को खोल के लिख दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि जब आपको चार्ज इंडक्शन पढ़ाया था मैंने, चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसमें हमने देखा था कि चार्ज जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है तो उस पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसी तरीके से अगर किसी बॉडी पे चार्ज कम्प्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कम्प्लीटली फैला हुआ है, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स कितना होगा, उसमें भी हमारा समीशन या सुपरपोजिशन वाला फॉर्मूला लगेगा, वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आपका कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, 3 टाइप का है। एक है लीनियर, और एक है ओनली सरफेस, ये आपका जो चार्ज है सरफेस पे है, और एक है वॉल्यूमेट्रिक, कि उस पूरे सरफेस पे ना होने के बजाय उस पूरी बॉडी में अंदर तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, ये जो आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है, ये आपका एक वायर है। ठीक है, इस वायर पे ये पॉजिटिव चार्ज जो है कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे इस लीनियर जो वायर है इस पे चार्ज फैला हुआ है। और इस वायर के r डिस्टेंस पे एक Q0 चार्ज रखा हुआ है, एक छोटा सा चार्ज, स्मॉल चार्ज रखा हुआ, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अब हमने इस लीनियर जो आपका सेगमेंट है, इस पे हमने एक छोटा सा डिस्टेंस ले लिया dl, छोटी सी लेंथ ले ली dl। ओनली इस पार्ट के ऊपर जो छोटा सा चार्ज होगा dq होगा। अब देखिए dq और Q0, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। ठीक है, तो ये जो dq होगा ये आपका इक्वल होगा लैम्डा dl। लैम्डा है यहाँ से आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखें यहाँ से df, जो स्मॉल फोर्स होगा dq और q0 की वजह से, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 dq, जो हम q1 q2 लिखते हैं उसकी जगह से q0 और dq, क्योंकि दो चार्जेस आपके dq और q0 है। Q0 dq अपॉन में r स्क्वायर, यहाँ पे आ गया r कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यही df क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 dq की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी लैम्डा dl अपॉन में r स्क्वायर। और जो नेट फोर्स आएगा Q0 के ऊपर वो क्या आ जाएगा, अब क्योंकि जो Q0 पे फोर्स निकाला था वो हमने सिर्फ dq की वजह से निकाला था, अब हमें क्या चाहिए कि इस पूरे वायर पे जितना फोर्स है वो सारा का वो ये सॉरी इस पूरे वायर के ऊपर जितने चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस की वजह से Q0 के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको क्या करेंगे हम, ये स्मॉल क्वांटिटी है, इसको हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, जब आपने 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो आपको इंटीग्रेशन भी समझाया गया होगा। इंटीग्रेशन अब आपकी मैथ्स की बुक में आएगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास कोई स्मॉल क्वांटिटी है, अगर हमें उसको लार्ज करना है, उसकी बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। उसी तरीके से हमारे जो Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सिंपल उतना ही है, हमने इंटीग्रेट कर दिया लैम्डा dl अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो आपका टोटल फोर्स आ जाएगा Q0 पे इस लीनियर चार्ज की वजह से। समझे? चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आ गया आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें देखिए आपके पास ये एक सरफेस है, स्क्वायर सरफेस है, यह एक स्क्वायर प्लेट है, मेटल प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, और इस प्लेट के सरफेस पे हमने एक स्मॉल सरफेस ले लिया ds, और इस ds सरफेस से r डिस्टेंस पे आपका एक स्मॉल चार्ज है Q0, और इनके बीच का डिस्टेंस है r। अब फिर पीछे वाले मेथड की तरह ही dq जो हो जाएगा वो होगा सिग्मा ds, वहाँ पे लैम्डा dl था, यहाँ पे सिग्मा ds हो जाएगा।
सिग्मा है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसमें dl था, वो लेंथ थी, छोटी सी लेंथ, और यहाँ पे ds है, छोटा सा सरफेस एरिया है यहाँ पे ds। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा। नेट फोर्स पीछे की तरह वही F इक्वल्स क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आएगा आपका ds और q नॉट। ठीक है, डी क्यू और क्यू नॉट, और डी क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ से सिग्मा डी एस अपॉन में आर स्क्वायर, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल फोर्स आ गया। उसी तरीके से वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा ये एक पूरा एक क्यूबिकल बॉक्स है, इसमें पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर भी और बाहर भी। यहाँ पर हमने एक छोटा सा वॉल्यूम ले लिया डी और उससे आर डिस्टेंस पे आपका एक छोटा सा क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। उसी तरीके से हमने डी क्यू ले लिया रो डी रो है यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए आपको लैम्डा, सिग्मा और रो, तीन चीज़ें याद रखनी है। लैम्डा है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, सिग्मा है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड रो है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से टोटल फोर्स हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी वी अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कॉलम्स लॉ पे। ये देखिए मैं दो एग्जांपल्स लेके आई हूँ आपके सामने, एनसीईआरटी बुक के आपके दो एग्जांपल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको समझ लेंगे तो आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत क्लियर हो जाएगा, पर समझना बहुत ध्यान से। इसके लिए आपके मैथ्स के और फिजिक्स के दोनों के ही कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर नहीं क्लियर है तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको छोटी से छोटी चीज़ इसमें एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 1.6 है। कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टिसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। आपका ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी को पता ही है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। इसके तीन वर्टिसेस पे A, B और C पे तीन चार्जेस रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3, और तीनों की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे बिल्कुल सेंटर में आपका एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था कि अगर एक चार्ज है और उसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उस एक चार्ज पे बाकी के सब चार्जेस की वजह से टोटल फोर्स कितना लगेगा, वो ही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर रहा है। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कंडीशन है। ये सेंट्रॉइड पे आपका जो चार्ज है क्यू, और तीनों तरफ चार्जेस रखे हुए हैं आपके क्यू, क्यू और क्यू। इन तीनों की वजह से इस कैपिटल क्यू के ऊपर कितना चार्ज लग रहा है, ये आपको निकालना है। देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पर आ जाइए सॉल्यूशन में, जो मेरी हैंड राइटिंग में आपको एक नोट दिखाई दे रहा होगा। इन ट्रायंगल एबीसी, देखिए ट्रायंगल एबीसी में आपकी तीनों साइड्स इक्वल हैं। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू एल। तीनों साइड्स इक्वल हैं, एल के इक्वल है। अब हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ए डी। ठीक है, ए डी ड्रॉ कर लिया बी सी के ऊपर। अब इन ट्रायंगल ए सी डी, अब देखिए यहाँ से, अब क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया है आपका ए सी डी ट्रायंगल में। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इजीली। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता ही है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। ए सी जो है आपका एल के इक्वल है तो एल स्क्वायर आ गया, ए डी स्क्वायर एज इट इज आ गया, और सी डी जो है वो एल का आधा है, यानी कि एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से ए डी की वैल्यू आ जाएगी √3/2 एल। मुझे नहीं लगता ये सॉल्व करने में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू √3/2 एल आ गया। अब बाय सिमेट्री, अब देखिए ध्यान से, क्योंकि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों इसकी साइड्स इक्वल हैं, सेंटर बिल्कुल बीच में है, तो बाय सिमेट्री, सिमेट्रिकल हो गए सब कुछ ये। तो ओ ए जो है ओ बी के इक्वल होगा और ओ सी के इक्वल, तीनों साइड्स ये इक्वल होंगी। ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। अब यहाँ आ जाइए, अब इन ट्रायंगल ओ बी डी, ध्यान से देखिए कहाँ गया ट्रायंगल ओ बी डी, ये रहा ओ बी और डी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है डी पर। तो इन ट्रायंगल ओ बी डी में क्या करेंगे हम, tan 30, मैथ्स में आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, tan क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 30। अब आप सोचोगे 30 कैसे आ गया ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री। अब क्योंकि OB जो है वो इस B एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, 60 का आधा कितना हो गया, 30 डिग्री। तो tan 30 क्या आ गया आपका, OD अपॉन में BD। समझ में आ रहा है आप सबको। तो tan 30 को क्या लिखेंगे हम, tan 30 की वैल्यू सबको पता है 1/√3 होती है। OD आ गया, BD देखिए फिर से वही, L का आधा L/2। तो यहाँ से OD आ गया आपका L अपॉन
F2√3। अब देखिए यहाँ से OD आ गया हमारा। अगर हम OA निकालना चाहें तो अगर AD में से OD माइनस कर दूँ तो OA आ जाएगा। तो OA निकल गया हमारा AD माइनस OD। हमने AD भी निकाल लिया है, OD भी निकाल लिया, आ गया L/√3। अब OA, OB और OC तीनों की वैल्यू आ गई L/√3। अब ध्यान से देखिए, ये जो Q चार्ज है जो A पे रखा हुआ है, वो इस Q के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, Q इंटू क्यू अपॉन में 4πε0 AO। AO कितना निकला है हमारा, L/√3 का होल स्क्वायर। वही वैल्यू पुट करिए मैंने यहाँ पे, इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ गया। उसी तरीके से जो चार्ज B पे रखा हुआ है Q, उसकी वजह से कैपिटल Q के ऊपर जो फोर्स होगा Q इंटू क्यू अपॉन में 4πε0 और OB का स्क्वायर। OB कितना है आपका, देखिए OB फिर से वही है L/√3, वो पुट करके आपका ये आ गया। उसी तरीके से F3 आ गया। अब ध्यान से देखिए, तीनों फोर्सेस देखिए आपको इक्वल दिखाई दे रहे होंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि भी तीनों की डायरेक्शंस क्या क्या होंगी। अब देखिए A की वजह से जो O के ऊपर फोर्स लग रहा है, अब क्योंकि सारे ही चार्जेस जो हैं पॉजिटिव हैं तो सब में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो A की वजह से जो चार्जेस है वो आउटवर्ड होगा। उसी तरीके से B की वजह से जो O पे चार्ज लग रहा है वो भी आउटवर्ड होगा F2 की तरफ, और इसकी वजह से जो चार्ज लग रहा है वो भी आउटवर्ड होगा F3 की वजह से, F3 की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, F2 और F3 का हम एक रिजल्टेंट निकालेंगे जो कि OA की तरफ जाएगा। ठीक है, आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा। पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है कि अगर कोई दो साइड्स पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब F2 और F3 का रिजल्टेंट देखिए अलोंग OA जाएगा, और F1 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए क्या ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर देंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन है। The resultant of forces F2 and F3 is 3/4πε0 QQ upon R square along OA. Force along OA and along OD are equal in magnitude but opposite in direction. So these forces will cancel out each other. The resultant force on charge Q will be 0. ठीक है, कि Q चार्ज के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही इजी मेथड में आपको इसको ये समझाया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 1.7, जो सेम इसी तरीके से है, आप लोग इसे इजीली समझ सकते हैं अगर आपको लास्ट क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया है तो। यहाँ पर भी आपके तीन चार्जेस रखे हुए हैं Q, Q एंड माइनस Q। यहाँ पे तीनों चार्जेस पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे दो चार्जेस पॉजिटिव हैं और एक चार्ज नेगेटिव है, और इसमें भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल यूज किया गया है। आपको निकालना व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, A पे आपका फोर्स रखा, A पे आपका चार्ज रखा है Q, B के ऊपर आपका चार्ज रखा है Q, और C के ऊपर आपका चार्ज रखा हुआ है माइनस Q। अब देखिए A और B में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं तो A आउटवर्ड जाएगा और B भी आउटवर्ड जाएगा। A के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो अलोंग F12 लगेगा, और B के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो F21 लगेगा। ठीक है, अब देखिए A और C के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो A किसकी तरफ जाएगा, C की तरफ जाएगा, तो AC की वजह से AC की तरफ फोर्स लगेगा, और C वाला जो फोर्स लगेगा वो अलोंग CA लगेगा। उसी तरीके से B और C के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये भी आउट इनवर्ड होगा और ये भी इनवर्ड होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए F12 और F13 के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा F1, और F23 और F21 के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा F2, और उसी तरीके से यहाँ F31 और F32 के बीच का जो रिजल्टेंट आएगा F3। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो मेरी हैंड राइटिंग में आपको एक सबसे नीचे एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, उसमें F1 मार्क किया है मैंने, F2 मार्क किया और F3 मार्क किया है। देखिए ध्यान से, F1 और F2 को अगर मैं पीछे की तरफ ले जाऊं तो देखिए इनका एक रिजल्टेंट होगा जो ऊपर की तरफ जाएगा, और F3 नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखिए क्या ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट हो जाएगा एडिशन करके, वो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें भी जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। ये सभी आपके कॉलम्स लॉ या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स थे, वो जो मुझे लगता था मुझे समझाने चाहिए, टफ लग सकते थे आपको, वो इजीली मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उनके अलावा आपको किसी में प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं। आपने 10th क्लास में मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। अब आपको पढ़नी है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है आपका, अगर एक चार्ज रखा हुआ है, उस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाती है, एक एरिया ऐसा जनरेट हो जाता है कि अगर उस एरिया में कोई दूसरा फोर्स लाया, कोई दूसरा चार्ज लाया जाएगा तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस किया जाएगा। देखिए, द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पर कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करे, उसी को क्या बोल देते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉन through a region of space so that its tangent at any point is in the direction of electric field vector at the point। देखिए यहाँ पे ध्यान से, मैंने आपको एक फिगर में दिखाया हुआ है, ये आपका एक कर्व जा रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इन फील्ड लाइंस के पॉइंट पे जब मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो ये टेंजेंट क्या बताएगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे कि इन पॉइंट्स के ऊपर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जा रही है। ठीक है, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइंस एट सम प्लेस गिव एन आइडिया अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा पास पास है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, और जहाँ पर वो लाइंस दूर दूर हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। जैसे कि दूसरे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, ए पॉइंट पे फील्ड लाइंस बहुत पास पास में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पे बहुत ज़्यादा होगी, और बी पॉइंट पे फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बी पे कम होगी। तो देखिए ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज थी सेम वही प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली पॉइंट प्रॉपर्टी आपकी यही है, टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। दो लाइंस कभी भी आपकी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि अगर दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो उस पॉइंट पे उसकी दो डायरेक्शन मार्क हो जाएंगी, और जो कि पॉसिबल नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always begin on a positive charge and end on a negative charge and do not start or stop in mid space। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ जाती हैं। हमेशा इनकी डायरेक्शन याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे आपके करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है, और ये दो लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी दो लाइंस कहीं पर भी बीच में ना तो मिलती हैं और ना ही उस पॉइंट पे ख़त्म होती है या स्टार्ट होती है। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है आपकी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑन ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला है एफ अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक मेजरिंग क्वांटिटी है कि अगर कोई चार्ज रखा है उसके चारों तरफ का जो स्पेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में। हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, मीन्स हम क्या निकालेंगे, एफ अपॉन क्यू नॉट, जो चार्ज रखा हुआ है क्यू और ऊपर फोर्स, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाती है एग्जाम में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आप यहाँ पर भी ध्यान से देख सकते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कोलम, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कोलम। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका mlt-3a-। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन हमने पीछे पढ़ ही ली है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है,
ये आपके कुछ टॉपिक्स थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी फिलहाल आप अपने कॉलम्स लॉ और उसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स कीजिए। होप सो आपने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के न्यूमेरिकल्स किए होंगे। आपकी नोटबुक में या आपके पास जो भी रिफ्रेशर अगर होगी तो उसमें आपको इजीली मिल जाएंगे, या आप नेट पे गूगल पे भी न्यूमेरिकल्स ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या न्यूमेरिकल्स ऑन कॉलम्स लॉ डालेंगे तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।